नमस्कार दोस्तों। मैं एडवोकेट राकेश शर्मा, स्पोक्समैन, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। कई दिन से आपसे कुछ बात करने का साहस जुटाने की कोशिश कर रहा था। कई बार मैं आपके सामने आने को तैयार हुआ, शुरू किया बात करना, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। दरअसल मैं बात कर रहा हूं अतुल सुभाष की, जिसने 9 दिसंबर 2024 को अपनी जान दे दी, आत्महत्या कर ली, या यूं कहें कि उसने अपने को मुक्ति दे दी। उसके बारे में मैं कुछ बात करना चाहता था, लेकिन उसकी जो लास्ट वीडियो थी वो देखने के बाद मैंने जितना भी बार कोशिश की, मैं फेल रहा। मेरी वाणी मौन हो गई। मैं समझ नहीं पाया कि बात को कहां से शुरू करूं, किससे करूं और क्या कहूं। दोस्तों, अतुल सुभाष की मौत हमें बहुत कुछ सोचने को मजबूर करती है। और जब से मैं इस चैनल पर बोलना शुरू किया, मैंने तब से लेके आज तक मुझे लगा कि अब सही वक्त आया है इस योर माइंड ओपनर चैनल के नाम को सार्थक करने। अतुल सुभाष की मौत कुछ सोचने को, दिमाग की सोई हुई उन नसों को खोलने का काम करती है। मैं आज कुछ ऐसी बातें कर रहा हूं, बात नहीं कर रहा हूं, सवाल कर रहा हूं। दोस्तों, अतुल सुभाष की आत्महत्या क्या आत्महत्या है? आपने बहुत सारे लोगों ने उसकी वो वीडियो देखी होगी, बहुत सारे लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों ने टीवी चैनल्स पर देखा होगा, यूट्यूब पर सैकड़ों वीडियोस उससे कनेक्टेड आई। अगर आपने नहीं देखी हैं तो मेरा ये वीडियो देखने से पहले प्लीज देख लीजिएगा। अतुल सुभाष का मैट्रिमोनियल केस चल रहा था अपनी पत्नी के साथ, अपने इनलाज के साथ, और लगभग लगभग उसके ऊपर 9-10 मुकदमे उनके इनलाज ने लगा दिए थे। और लोग कह रहे हैं कि उसने आत्महत्या की, पर मेरा मानना यह है कि उसने आत्महत्या तो जब हो गई थी उसकी, जब उसके ऊपर झूठे केस लगाए गए, जब उसको चारों तरफ से निराशा हाथ लगी और वो तिल तिल कर हर सांस मरने लगा। वो हर सांस मर रहा था, हर पल मर रहा था, और इस मरने की कवायद से आजिज होकर उसने अपने आप को मुक्त किया। लेकिन वो बहुत सारे सवाल छोड़ गया हमारे पीछे। हमारे सामने कुछ ऐसे सुलगते हुए सवाल छोड़ गया जो हर बुद्धिजीवी को, हर जागरूक इंसान को, हर चिंतक को उस पर विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए कि इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत का जिम्मेदार क्या मैं हूं, आप हैं, या हमारी व्यवस्था है, या भ्रष्टाचार है? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? अतुल ने अपनी जो वीडियो लास्ट बनाई, उसमें उसने एक एक करके उन तथ्यों को उजागर किया जो हमारी वर्तमान न्यायिक व्यवस्था की पोल खोलते हैं, जो हमारे वकीलों की मानसिकता और उनकी कार्य प्रणाली की पोल खोलते हैं, जो महिलाओं के विकास के नाम पर महिलाओं की तरफदारी करते हैं, महिलाओं की आंख मीचकर उनका अनुसरण करते हैं, उनकी बातों को, उनकी मौखिक आरोपों को कटु सत्य मानकर, ध्रुव सत्य मानकर, और ये मानकर कि ये जो कह रही हैं ये बिल्कुल सत्य हो ही है, ऐसा मानकर पुरुष को एक ऐसे कटघरे में खड़ा कर देती हैं जो ना केवल पुरुष को आरोपी बना देता है, न केवल पुरुष को एक्यूज के रूप में देखता है, बल्कि उसको इस रूप में देखता है कि उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, और वो गुनाह है उसने विवाह कर लिया। इस विवाह जैसी पवित्र जो हमारा जो इंस्टीट्यूट है, जो पवित्रतम रिश्ता है विवाह बंधन का, ये जो हमारा विवाह एक पवित्र और हमारी पौराणिक और आधुनिक सभ्यताओं में जिसका एक बहुत बड़ा स्थान है, उसको प्रश्न चिन्ह लगाता है। दोस्तों, किसी भी तरह के आरोप एक विवाहित पुरुष के ऊपर लगा दिए जाते हैं, सबसे पहले तो वो
अपने उस अतीत को कोसता है जिस अतीत में उसने बहुत हंसी खुशी के साथ, बड़ी रजामंदी के साथ, चाहे वो लव मैरिज रही हो चाहे वो अरेंज मैरिज रही हो, उसमें उस घड़ी को कोसता है जिसमें उसने शादी की। उसके बाद उसका डायरेक्ट जो संबंध बनता है पुलिस से बनता है, और पुलिस की वहां बेरुखी, पुलिस की वहां उसके साथ हो रही बदतमीजी, पुलिस की वहां की जा रही पैसों की डिमांड उसको फिर एक झटका देती है। वो फिर सोचता है कि शायद मामला सुलझ जाए। लेकिन उसके बाद फिर अदालत, अदालत में विपक्ष के वकीलों द्वारा ड्राफ्ट की हुई मनगढ़ंत कहानी और मनगढ़ंत आरोपों के चलते जब वह अदालत में पहुंचता है, तो उसे उम्मीद होती है शायद अदालत में न्याय मिलेगा, कोर्ट में उसको जस्टिस मिल जाएगा। फिर वो वकीलों के चक्रव्यूह में फंसता है, और वकील अपने अपने ढंग से उसके केस को रिप्रेजेंट करते हैं, और जिस तरह का व्यवहार अदालत में उसके साथ किया जाता है, उसे एक दोषी मानकर पहले ही दिन से माना जाता है कि ये दोषी है, और जो भी जो महिला ने कहा है वही सत्य है, जो भी आरोप लगाए वही सत्य है, चाहे वो आरोपों का कोई सिर पैर ना हो, फिर भी उसको दोषी मान करके उसके साथ व्यवहार किया जाता है। और कुछ केसेस में तो, जो खासतौर से इस अतुल सुभाष वाले केस में, तो उसने साफ साफ आरोप लगाया कि मेरे से वहां के अदालत के जो रीडर साहब हैं उन्होंने पैसे मांगे। उसने नाम लिया, अमाउंट खोला, और यही नहीं, वो और दो कदम आगे बात आई कि अदालत के जो पीठासीन अधिकारी थे, और वो भी दुर्भाग्यवश महिला ही थी, उन्होंने भी उससे पैसों की डिमांड की। टूट जाता है दोस्तों इंसान, चारों तरफ से बदनामी। एक अच्छा खासा इंसान जिसने हंसी खुशी शादी की, उसके बाद वो ऐसे चक्रों में फंसता है। उसका पैसा, उसकी इज्जत, उसकी सामाजिक रिश्ते, यहां तक कि उसके माँ बाप के साथ जो सलूक होने लगता है, जो उसके भाइयों के रिश्तेदारों के साथ सलूक होने लगता है, उसके लिए वो अपने को जिम्मेदार मान करके कुड़ता है, हर पल कुड़ता है, हर पल मरता है। तो इसके लिए दोस्तों, बीइंग एन एडवोकेट, आप में से मेरे बहुत सारे अधिकतम साथी एडवोकेट्स हैं। मैं आज जो आपसे बात करना चाह रहा हूं, सवाल करना चाह रहा हूं, क्या हम अधिवक्ताओं का इस विषय में कोई चर्चा करना, कोई मुहिम छेड़ना, एक निर्दोष को दोषी मानकर जो अत्याचार उसके ऊपर होते हैं उनको रोकने की एक मुहिम छेड़ना, क्या जरूरी नहीं? आज एक अतुल सुभाष ने आत्महत्या की है, कल आपके घर का कोई बेटा कर सकता है, आपका कोई भाई कर सकता है, और जो नहीं कर रहे हैं वो तिल तिल मर रहे हैं, वो रोज परेशान है। मैं भी अधिवक्ता हूं, आप में से बहुत लोग अधिवक्ता जैसे मैंने कहा होंगे। हमारे पास भी ऐसे केस आते हैं जहां हमें लगता है कि वाकई लड़के के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन साहब अदालतें हैं कि कुछ सुन के राजी नहीं है। अदालतों के अपनी एक दायरे हैं, अपना एक कानून है। कितने भी आदेश रोज पारित होते हों, एक के बाद एक आदेश दूसरे की अवहेलना करता हुआ आ जाता है। यहां महिला को उसके अधिकार की बात की जाती है कि उसका अधिकार है, उसे मेंटेनेंस मिलना चाहिए, उसका अधिकार है उसे रहने की जगह मिलनी चाहिए, उसका अधिकार है कि पति के स्टेटस के अनुसार उसको स्टेटस मेंटेन करने की जो जरूरतें हैं उसके हिसाब से पैसा मिलना चाहिए। क्यों कोई अदालत, क्यों कोई संस्था, क्यों कोई सामाजिक संस्था, क्यों कोई हमारा समाज ये नहीं कहता कि महिला को उसके अधिकार तो मिलने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ महिला के क्या कर्तव्य हैं वो भी उसको पालन करने चाहिए। ना कि अगर सेपरेशन की बात आ गई है, अगर पति से नहीं बनती है, तो उससे अलग होने का एक तरीका ये नहीं होना चाहिए कि उसके माँ बाप के प्रति ऐसे ऐसे आरोप लगाए जाए उनके ऊपर, उसके भाइयों के प्रति, उसके बहनों के, उसके बहनोई के, उसके और जो दूर नजदीक के रिश्तेदार हैं उन पर आरोप लगा दिए जाए, और ऐसे ऐसे घिनौने आरोप लगा दिए जाए कि आदमी जिंदा ही मर जाए, शर्मिंदगी में मर जाए। आप दिलाइए मेंटेनेंस, मैं अदालतों से गुहार कर रहा हूं, आप दिलाइए मेंटेनेंस। फर्स्ट डे से आप दिलाइए, कुछ बहस मत सुनिए, कुछ मत करिए। आपने जिसने केस डाला उसको सत्यवादी मान करके उसको मेंटेनेंस दिलाइए, और उसके जो राइट्स वो हैं उसको सब दिला दीजिए। लेकिन एक आवाज आप ये भी तो उठाइए कि इन राइट्स को लेने का अधिकार उसी को है जो अपनी ड्यूटीज निभाता हो।
क्या कोई ड्यूटी नहीं है? एक पिता को कह दिया जाता है कि बच्चे की मेंटेनेंस आपके जिम्मे है। अतुल के मामले में हुआ, 40,000 रुपए उसकी मेंटेनेंस 2 साल के बच्चे की बांध दी गई। क्या उस पिता का अधिकार नहीं था कि वो अपने बच्चे को विजिटिंग राइट मिलते, उसको मिलने का हक मिलता? वो बच्चे से मिल नहीं सकता, वो प्यार जो बच्चे पे उड़ेलना चाहता है, वो उसके बचपने को जीना चाहता है, वो उसको नहीं मिल रहा। उसके बावजूद इस सब के उसे बाध्य किया जाता है कि वो केवल एटीएम कार्ड बन जाए और पत्नी को भी भत्ता दे, बच्चों को भी भत्ता दे, लेकिन पत्नी से कोई कार्रवाई, कोई जो उसके पत्नी के बीइंग ए वाइफ राइट होते हैं, जो बीइंग ए वाइफ ड्यूटीज होती हैं, उसकी बात वो कतई ना करे। ये कहाँ का न्याय है दोस्तों? क्या इस न्याय प्रणाली को में इसकी में चेंज नहीं होना चाहिए? क्या इन कानूनों में समाज के आधुनिक परिवेश को देखते हुए चेंज नहीं आना चाहिए? क्या समाज को अपनी सोच नहीं बदलनी चाहिए? क्या उन महिलाओं को प्रोत्साहित करने वाले, उनको गुमराह करने वाले अधिवक्ताओं पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उन अधिवक्ताओं को शर्म नहीं आनी चाहिए कि जो ऐसे ऐसे आरोप मनगढ़ंत कहानियां लगाते हैं और सिर्फ साइन करवाते हैं उनसे और कहते हैं इसी से तुम केस जीत पाओगी, इसी से तुम अरेस्ट कर पाओगी अपने हस्बैंड को, इसी से तुम अंडर प्रेशर ले पाओगी उसको, और जो चाहोगी उसको तुम्हें मिल जाएगा। चाहे किसी ने लव मैरिज की हो, चाहे किसी ने घर से भागकर शादी की हो, जब बात सेपरेशन की आती है तो कहा जाता है जी हमने शादी में इतना अमाउंट खर्च किया। कहाँ किया भाई? लेकिन उसको सच माना जाता है। फिर एक डिमांड उठती है, मीडिएशन में भी ये कहा जाता है जो महिला कह रही है भाई वो 10 कह रही है, तुम 8 दे के छुटकारा पा लो। क्यों भाई? ये गुनाह है, ये पेनल्टी है शादी करने की। तो दोस्तों इसमें कौन जिम्मेदार है इस आत्महत्या का, और ऐसे सैकड़ों हजारों जो अतुल हैं जो रोज मर रहे हैं, उस सब का जिम्मेदार कौन है? हमें और आपको सोचना होगा। मैं इस विषय में एक मुहिम चलाना चाहता हूं दोस्तों, आपका साथ चाहता हूं, सहयोग चाहता हूं, आपकी मदद चाहता हूं कि बीइंग एन एडवोकेट, ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं इस मुहिम को बढ़ाना चाहता हूं, इस मुहिम को चलाना चाहता हूं कि जहां एक तरफ आपको आपके अधिकारों की प्राप्ति हो रही हो तो आपको आपके कर्तव्यों का भी पालन करना होगा। ऐसी एक मुहिम चलानी चाहिए। क्या ऐसी मुहिम नहीं चलानी चाहिए जिसमें आपके घर का बेटा या आपके घर की बेटी दोनों को ही सही न्याय मिले? क्या ऐसे महिलाओं को प्रोत्साहन देना चाहिए, चाहे वो आपकी बहन है, मेरी बहन है, बेटी है, जो गलत आरोप लगा रही है पति पर, just to harass him, just to take under pressure him, just to grab the money, just to harass his parents, his relatives? क्या अदालतों को, क्या हम सबको इस बारे में सोचना नहीं चाहिए? तो दोस्तों इसी की शुरुआत में, और अतुल आत्महत्या ना करें, और इस तरह की वारदात ना हो, और हमारा ये अधिवक्ता का पेशा कलंकित ना हो, और जुडिशरी कलंकित ना हो, समाज और घिनौना ना हो, समाज और दूषित ना हो, विवाह जैसी शुद्ध और मैं कहूं एक पवित्र परंपरा को ठेस ना पहुंचाए, ऐसे हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। इसके लिए दोस्तों कल 3 बजे रविवार को मैं एक परिचर्चा का आयोजन करना चाहता हूं। आप जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो अधिवक्ता हैं, चाहे वो और भी किसी समाज से किसी भी तबके के जुड़े हुए लोग हैं, अगर आप कुछ सहयोग करना चाहते हैं, इस मुहिम में कोई आहुति अपनी देना चाहते हैं सहयोग की, तो मैं आपका स्वागत करता हूं, आपसे विनती करता हूं कि आप इसमें सहयोगी बने। क्योंकि ये किसी दूसरे की लड़ाई नहीं है, ये मेरी और आपकी लड़ाई है, ये हमारे समाज की लड़ाई है, ये हमारी इस सिस्टम की लड़ाई है, जहां सिस्टम में सुधारों की गुंजाइश हर पल रहती है। तो दोस्तों आप मुझे संपर्क मेरे से कर सकते हैं। मेरा टेलीफोन नंबर मैं दोहरा रहा हूं, 9818041934। आई रिपीट, माई कॉन्टेक्ट नंबर इज 9818041934।
34। दोस्तों, आप मुझे इस फोन पर, इस नंबर पर मैसेज करके या व्हाट्सएप करके या डायरेक्ट कॉल करके 24 आवर, जब आपके पास समय हो, आप मुझे अपना बताएं, आप इसमें भागीदारी करें। और कल 3 बजे जो भी लोग इस परिचर्चा में हिस्सा लेना चाहते हैं, मुझे सूचित कर दें। मैं 1:30-2 बजे तक उनके पास इस चर्चा का लिंक, जूम पर हम करेंगे, इस चर्चा का लिंक भेज दूंगा। और कोशिश करते हैं, आओ दोस्तों, कि कल फिर कोई अतुल सुभाष आत्महत्या ना करे, कहीं किसी को तो रिलीफ मिले। एक भी आदमी को अगर मेरे और आपके प्रयास से रिलीफ मिल जाता है, एक भी अधिवक्ता सही मायने में अपने पेशे को अख्तियार करता है, एक भी न्यायिक, जो भ्रष्ट न्यायिक अधिकारी हैं, वो एक भी सुधर जाता है, तो हम सोचेंगे हमारा इस मुहिम कंप्लीट हुआ, हमारा ये मुहिम सफल हुआ। इसके लिए मैं आपके सहयोग की पुनः याचना करते हुए आज अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल में हिम्मत जुटा पाया हूं दोस्तों। 3-4 दिन से मैं बार बार कैमरे के सामने आता था, लेकिन मेरी आवाज बंद हो जाती थी, वाणी मौन हो जाती थी, मैं भावुक हो जाता था, और मेरे दिमाग में, मेरे आंखों के सामने अतुल सुभाष का वो चेहरा, वो वीडियो, उसका हर शब्द गूंजने लगता था। मैं जब से बड़ा व्यथित हूं, मैं न चैन से सो पा रहा हूं। मुझे लगता है कि हम बेवजह की बातें कम ज्यादा कर रहे हैं, और जो होनी चाहिए वो कम कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, मैं इन 3-4 दिनों में किसी का इंटरव्यू भी मैंने नहीं किया, जो पहले से प्लान थे उनको भी कैंसिल मुझे करना पड़ा। मैं कल 3 बजे आपसे मिलूंगा, और उम्मीद करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। कुछ करो, माइंड योर माइंड ओपनर, सो प्लीज ओपन योर माइंड एंड डू समथिंग। जय हिंद, जय भारत।